अरे यार चीकू, ये लंदन में घूमते घूमते तो मैं थक गया। चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मजे से कुछ खा पी लेते हैं। हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द ब्रिटिश रेस्टोरेंट। आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? अरे भैया, आपके यहाँ का जो भी फेमस है जरा एक प्लेट लगा दो, हम तो वही खा लेंगे। अरे जेंटलमैन, हमारे यहाँ की स्पगेटी बहुत फेमस है, मैं अभी लाता हूँ एक प्लेट आपके लिए। अरे यार चीकू, ये तो चाउमीन है, वो भी इतनी सी। अरे ये देखो, बिल भी आया है इसके साथ, 3000 रुपए का बिल आया है। यार इतने में तो मैं 2 साल तक चाउमीन खा सकता हूँ इंडिया के अंदर। यहाँ पर तो बहुत महंगी है सारी चीजें। और ये चाउमीन का नाम क्या बदल दिया, ये तो इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं लंदन वाले। अरे यार, चाउमीन यहाँ लंदन में आके स्पगेटी बन गई है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन्नू भैया से ही पूछते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर के अंदर ही हमें मोटूलाल और चीकू के क्वेश्चन का भी आंसर मिलने वाला है कि आखिरकार ये चाउमीन जैसी दिखने वाली चीज स्पगेटी लंदन में जाकर इतनी महंगी क्यों हो जाती है, और ये लंदन में इसे स्पगेटी क्यों बुलाते हैं और चाइना में चाउमीन क्यों, पता चलेगा अभी। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे से हम लोग चीज़ें शेयर करने लगे, एक दूसरा कल्चर आपको हर जगह देखने को मिल जाए, हर जगह टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर हो रही है। तो यहाँ पर एक दूसरे से फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, पैसा भी शेयर हो रहा है। मान लो कि अमेरिका इंडिया के अंदर पैसा लगा रहा है, कोई इंडिया के अंदर बहुत बड़ी गूगल जैसी कंपनी बन रही है तो उसके अंदर अमेरिकन पैसा लगा रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो अमेरिका के अंदर कोई कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है उसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि चारों तरफ वर्ल्ड के अंदर हम सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो आखिरकार एक ग्लोबल वर्ल्ड बना कैसे, और क्या हमारा दुनिया या हमारे जो देश हैं वो ग्लोबल वर्ल्ड हैं अभी या फिर नहीं है, एक एक करके हम समझते हैं। सेक्शन 1 जो कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हमें बताता है। शुरुआत होती है सिल्क रूट से। तो सिल्क रूट से ही शुरुआत होती है चीज़ों की शेयरिंग की। अब ये जो सिल्क रूट्स हैं ये लैंड पे, सी पे, हर जगह प्रेजेंट थे। बहुत सारी जगह थी एशिया की, और एशिया के साथ साथ यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका की, जहां पर ये सिल्क रूट्स जाते थे। अब इन सिल्क रूट्स का नाम आखिरकार सिल्क रूट क्यों रखा गया था? देखो, जो चाइना था वहां पर सबसे पहले सिल्क डिस्कवर हुआ था। सिल्क कैसे बनता था, इस राज को चाइना ने छुपा के रखा, किसी के साथ भी शेयर नहीं करा और सिल्क को अपने पास ही बनाता रहा। चाइना ने क्या करा, अपने इस राज को इसलिए शेयर नहीं करा क्योंकि अगर वो ये राज सबको बता देता कि सिल्क वॉर्म से बनता है तो लोग उससे सिल्क लेना छोड़ देते। तो चाइना ने क्या करा, इस सिल्क को पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू करा। जिन जिन रास्तों से ये सिल्क जाया करता था उन्हीं रास्तों का नाम पड़ गया सिल्क रूट्स। अब इन रास्तों से अगर सिल्क जा रहा है तो और भी सामान जाया करता था। तो इसी तरीके से सिल्क रूट्स हमारे डेवलप हुए। तो ये था एक छोटा सा नमूना हमारे ग्लोबल वर्ल्ड का, मतलब हम लोग उस जमाने में, पुराने जमाने में कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते थे। अब तो देखो काफ़ी आसान है चीज़ों को शेयर करना। अगर आपको इंडिया से अमेरिका में पैसे भेजने हैं, बस एक बटन दबाओ, सेंड हो गए। अगर आपको अपने दोस्त से बात करनी है, फ़ोन लगाया, बात कर ली, कहीं पे भी है वो वर्ल्ड के अंदर। तो इस तरीके से अब तो चीज़ें ईजी हो गई है। तो ये पुराने ज़माने की बात हो रही है। फिर देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें जो ट्रैवल हुई एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि नूडल्स जो कि चाइना से ट्रैवल हुए और बाद में यूरोप में जाकर बन गए स्पेगेटी। अब ये जो स्पेगेटी है ये देखो नूडल्स जैसी ही लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हुआ। कॉमन फूड जैसे कि पटेटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई यूरोप और एशिया में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर करा अमेरिका को। तो अमेरिका से ये सारी चीज़ें क्या हुई, डिस्कवर हुई।
जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर करा, तब फिर हमें ये सारे कॉमन फूड्स जैसे कि पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज मिले। अब हम पढ़ते हैं कॉन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड के बारे में। कॉन्क्वेस्ट मतलब कि एक देश ने दूसरे देश के ऊपर कैसे राज करा, कैसे डिसीज ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, और फिर व्यापार मतलब कि कैसे बिजनेस वाली चीजें हुई। बहुत सारी मेटल की माइंस थी जो कि पेरू और मेक्सिको के अंदर प्रेजेंट थी, जिन्होंने इनहेंस करा यूरोपियन ट्रेड विद एशिया। मतलब यूरोप का जो ट्रेड था एशिया के अंदर वो कैसे इनहेंस हुआ, विद द हेल्प ऑफ प्रेशियस मेटल माइंस फ्रॉम पेरू एंड मेक्सिको। जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे उन्होंने बड़ा ही एक अनोखा तरीका निकाला अमेरिका के ऊपर कब्जा जमाने का। वो तरीका था जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। बिल्कुल, उन्होंने स्मॉल पॉक्स का इस्तेमाल कर कर अमेरिका के ऊपर कॉन्क्वेस्ट यानी कि विजय पाई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर जनरली ये बीमारी नहीं थी स्मॉल पॉक्स, और स्पेनिश लोगों को ये बीमारी थी और वहाँ पर ये बीमारी फैल चुकी थी स्मॉल पॉक्स की। तो ये स्पेनिश लोग गए और अमेरिका के अंदर भी ये बीमारी उन्होंने फैला दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे उन्होंने बीमारी का इस्तेमाल कर कर कमज़ोर करके अमेरिका को और जीत लिया। Until well into the 18th century, चाइना और जो इंडिया थे वो वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थे। तभी हमारे इंडिया को बोला जाता है सोने की चिड़िया। और आपको पता है ये जो यूरोप के लोग हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इनके साथ क्या हो गया था 19th सेंचुरी तक? इनके पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं थी, हंगर के अंदर रहते थे, भूखमरी मची हुई थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन देखते ही देखते इन्होंने अपने आप को कितना इम्प्रूव करा, ये हमें पता चलेगा सेक्शन 2 19th सेंचुरी से। 19th सेंचुरी मतलब कि 1815 से लेके 1914 तक की हमने बात करी है। 19th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला, स्पेशली इन ब्रिटेन, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। अब ब्रिटेन जो था वो क्या कर रहा था, वो अपने देश के अंदर या तो ग्रेन्स उगा सकता था या दूसरे देशों से ग्रेन्स खरीद सकता था। तो ब्रिटेन ने एक कैलकुलेशन करी तो उसे पता चला कि बाहर के देशों से चीज़ें खरीदना काफ़ी ब्रिटेन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, खाने पीने की चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। अब ब्रिटेन जो था वो क्या कर रहा था, वो अपने देश के गरीब थे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भूखमरी मची हुई थी, लोग भूखे घूम रहे थे। तो अब इनके पास इतना पैसा कैसे आ गया था कि दूसरी कंट्रीज से सामान ले रहे थे? तो यहाँ पर हुई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। अब जब ज़्यादा पैसा कमा रहे थे तो जो मन करता था वो चीज़ ये लोग खाते थे, जो मन करता था वो चीज़ पहनते थे। अब यहाँ पर देख सकते हो ये भाई साहब बेचारे, ये तब उस टाइम के हैं जब यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग गरीब थे और खाने के लिए चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो इनके पास इतना सारा पैसा आ गया, अच्छे कपड़े पहन लिए, जो मन करता है अब ये वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई ब्रिटेन के अंदर। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज एंड शिप। जो भी सामान था खाने पीने का वो किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट होता था? बाय रेलवेज एंड शिप। फूड यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसा मैंने आपको और भी एग्जाम्पल दिए, कपड़े। अब इन भाई साहब के पास कपड़े भी ले सकते थे ये जिस मर्जी के चाहें। इसी तरीके से रबर, कोल, ये सारी चीज़ें भी और देशों से जो ब्रिटेन था वो इंपोर्ट करने लगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जैसे कि रेलवे, स्टीम शिप्स, टेलीग्राफ, इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा और एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थी जिन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था 19th सेंचुरी की दुनिया को। देखो, नई नई टेक्नोलॉजी इस समय इंट्रोड्यूस हो रही थी, जैसे कि पहले टाइम पर क्या होता था, बिफोर द डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्या हो रहा था कि इंडिया से अगर कोई मीट यूरोप के अंदर लेकर जाता था, सोचो, तो जब वो इंडिया से यूरोप के अंदर मीट लेकर जाता था तो वो मीट रास्ते में ही सड़ जाता था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेटर। हमारे घर में जो
ये फ्रिज लगा होता है उसके अंदर सामान रख देते हैं तो सड़ता नहीं है। ऐसे ही अब एक न्यू टेक्नोलॉजी की शिप्स बनना शुरू हुई थी जिनको बोलते थे रेफ्रिजरेटेड शिप। इन शिप के अंदर आप क्या कर सकते थे, उन मार के एनिमल्स का जो मीट होता है, एनिमल्स को स्लॉटर करके उनका मीट आप स्टोर कर सकते थे और ये मीट खराब नहीं होता था। इसी मीट को यूरोप के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था और बोला जाता था कि ये क्या है, ये है फ्रोजन मीट, खरीदो इसे और खा लो। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है। मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। यूरोप जो था उसने ऑलमोस्ट एशिया और अफ्रीका को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, मतलब कि अपने कब्जे में ले लिया था एज कॉलोनीज। मतलब आसान भाषा में बोले तो यूरोप ने एशिया और अफ्रीका के ऊपर कब्जा जमा लिया था। जो बेल्जियम और जर्मनी थे ये न्यू कॉलोनियल पावर बन चुके थे। मतलब बेल्जियम और जर्मनी सबसे ज़्यादा दूसरी कंट्रियों के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, राज कर रहे थे। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अब ये जो यूरोप था कैसे पावरफुल बन गया। यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बना था, लेकिन लेट 1890s में जब उसने कुछ कॉलोनीज़ को ले लिया था जो कि स्पेन की थी उन्हें, तो स्पेन की कुछ कॉलोनीज़ थी जिनके ऊपर यूएस ने कब्जा जमा लिया था और यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बन चुका था। रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। अब ये जो रेंडर पेस्ट और कैटल प्लेग है ये काफ़ी खतरनाक बीमारी थी जो कि कैटल्स यानी कि गाय भैंस इन सब के अंदर फैलती थी। ये जो बीमारी थी ये फैली थी अफ्रीका के अंदर इन लेट 1880s, जिसकी वजह से बहुत सारी भैंसें और गायें मर रही थी। अब ये जो बीमारी थी ये बीमारी कैसे फैलती है, हमारे ब्रिटिश एशिया से कहाँ पर फैलती है, ये बीमारी फैलती है यूरोप के अंदर। और कैसे फैलती है ये देखिए। सबसे पहले एक कैटल था जो कि एक कैटल था जिसको ये बीमारी थी कैटल प्लेग की, और वो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, यूरोप के अंदर। और वहाँ के और जितने कैटल्स होते हैं, गाय और भैंसें होती है, उनके अंदर ये बीमारी फैला देते हैं, जिसकी वजह से 90% जो कैटल्स थे वहाँ के और भी जो लाइफ स्टॉक्स थे उनकी डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे करके अपनी पावर इंक्रीज करती जा रही थी और अफ्रीकन्स को फोर्स कर रही थी कि वो लोग लेबर मार्केट के अंदर आएं। मतलब कि अफ्रीकन्स को फोर्स करा जा रहा था कि वो लेबर बनना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही थी। ये प्रॉब्लम सिर्फ अफ्रीका के साथ ही नहीं थी, ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी हो रही थी। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंजर्ड लेबर वॉज अ बॉन्डेड लेबरर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉय। आसान भाषा में बोले तो इंडेंजर्ड लेबर का मतलब ये था कि बंधवा मजदूर। अब ये जो इंडेंजर्ड लेबर थी ये 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियन और चाइनीज लेबरर थे जिनको बोला गया कि देखो भाई तुम्हें काम मिलेगा प्लांटेशन में, माइंस में, रोड पर, रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, दुनिया की अलग अलग जगहों पे। तो लोग बड़ा खुश होने लगे। अब जब इनका रिक्रूटमेंट हो रहा था, मतलब जब इन्हें नौकरी के लिए बुलाया जा रहा था, तो जो लोग इन्हें नौकरी दे रहे थे यानी कि जो एजेंट्स थे जो ये जॉब दे रहे थे लेबर की, वो ये बोलते थे कि भाई देखो तुम्हें जहाँ पर जॉब मिल रही है ना लेबर की, वहाँ तो तुम्हारे मज़े ही मज़े हैं, मतलब बहुत मज़े आ जाएंगे और तुम्हें ये करने को मिलेगा, तुम्हें मस्ती करने को मिलेगी और काम देखो इतनी अच्छी जगह पर काम करने का मौका मिलेगा। तो लोग काफ़ी खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे और क्या कर लेते थे,
बॉन्ड भर लेते थे और कहते थे कि चलो ठीक है हम लेबर बन जाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और बॉन्ड फिल कर देते थे। अब क्या होता था कि जब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया उसके बाद इनको काम के लिए ले जाया जाता था। जिस जगह पर काम के लिए ले जाया जाता था वो होती थी प्लांटेशंस, साइट्स वगैरह, और भी बहुत सारी जगहें। लेकिन वो जो जगहें थी उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर लोगों के रहने के लिए और काम करने के लिए जो कंडीशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। मतलब जो चीज़ें प्रॉमिस करी गई थी, जो चीज़ें बोली गई थी लेबरर्स को कि भाई बहुत अच्छी कंडीशन होगी, तुम्हें मज़े आ जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर जगह पर ले जाएंगे तुम्हें काम करने के लिए, उससे बिल्कुल अपोजिट बात निकली। बेचारों से ज़्यादा काम करवाया जाता था, कंडीशन बहुत हार्श थी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये चीज़ एबॉलिश हो जाती है बाय 1921। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। इंडिया के कुछ एंटरप्रेन्योर्स और कुछ बैंकर्स जैसे कि नाटू कोटाई और शेतर ने डिसाइड करा कि हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे एग्रीकल्चर के लिए टू सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ तक कि उन्होंने यूरोपियंस को फॉलो करा टू अफ्रीका। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था इंग्लैंड के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में था उसे चेंज कर दिया था। मतलब अब अगर हम लोग देखें तो इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बन तो रही थी, लेकिन इंग्लैंड क्या करता जा रहा था कि इंडिया की जो यूज़फुल चीज़ें थी उन्हें लेता जा रहा था। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, एग्रीकल्चर था, वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ें लेनी थी वो लेते जा रहे थे। ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सरप्लस को एंजॉय कर रहा था विद इंडिया। मतलब कि ऐसा हो रहा था कि हमारे देश से सामान खरीदा तो जा रहा था, लेकिन उस पर जो टैक्स वगैरह था उसका बेनिफिट ले रहा था, क्योंकि जो ये ब्रिटेन वगैरह था, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये लोग टैक्स नहीं देते थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो उस चीज़ का इन्हें फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदते थे इनसे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ता था। तो इनके क्या हुआ कि एक्सपोर्ट जो थे वो इंक्रीज़ हो गए और इंपोर्ट जो थे वो डिक्रीज़ हो गए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड के अंदर इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा रही थी, लेकिन इंडिया के लोग वहाँ की चीज़ें नहीं खरीद पा रहे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब इंडिया के लोगों के पास तब पैसे बहुत कम थे। पैसे क्यों कम थे? क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये हम इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे थे और जैसे तैसे करके हमें लूटे जा रहे थे, तो हमारे पास पैसे बचते ही नहीं थे कि हम कोई चीज़ खरीद सकें। सेक्शन 3 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर शुरू हुआ। अब इसके अंदर क्या हुआ? देखो, जो इंडस्ट्रीज के अंदर सामान बनाया जा रहा था, अब उस सामान को छोड़कर इंडस्ट्रीज को बोला गया कि भाई तुम्हें वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने हैं। वॉर रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ? बंदूक वगैरह बनानी है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर यही होने लगा, बंदूक वगैरह बनने लगी। अब जब बंदूक बन रही थी तो काफ़ी ज़्यादा इन बंदूकों को सेल भी करा जा रहा था और बनाई भी जा रही थी। क्यों? क्योंकि तब वॉर चल रहा था। अब जो ये वॉर था ना, वॉर की वजह से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ यूएस को। यूएस एक इंटरनेशनल डेबिटर था, मतलब जंग से पहले लोगों के पास जाता था, बोलता था भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, प्लीज़ पैसे दे दो। लेकिन जंग के बाद अब यूएस एक इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था, लोगों को पैसे उधार दे रहा था अब अमेरिका। सोचो यार कितना ज़्यादा फायदा हुआ होगा इन्हें, गरीब से बिल्कुल अमीर हो गए। पोस्ट वॉर रिकवरी के अंदर भी ये देखा गया कि जो प्रोडक्शन थी वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। मतलब क्या? देखो, जब जंग ख़त्म हो गई तब क्या हुआ कि जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिनके अंदर गन्स बन रही थी, ये सारी चीज़ें बन रही थी, अब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि लड़ाई तो ख़त्म हो गई, तो अब गन्स की ज़रूरत कहाँ है? तो गन नहीं बन रही थी। अब जब गन नहीं बनेंगी तो यहाँ पर गन को बनाने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड। तो यही हुआ पोस्ट वॉर रिकवरी के अंदर, जो प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया।
राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो मास प्रोडक्शन और कंजप्शन शुरू हुआ। यूएस जो था वो सबसे जल्दी वॉर से रिकवर हुआ, मतलब कि यूएस ने जब भी ये जंग हुई उसके बाद सबसे जल्दी यूएस ही रिकवर हुआ। यूएस ने एक नया मेथड डिस्कवर करा जिसको बोलते थे असेंबली लाइन मेथड, जिसको डिस्कवर करा था हेनरी फोर्ड ने। बिल्कुल, आपने गाड़ी देखी होगी रोड पे चलती हुई, फोर्ड जो होती हैं कार्स, वो उन्हीं की बात हो रही है। हेनरी फोर्ड थे इनके फाउंडर। तो उन्होंने एक मेथड डिस्कवर करा था जिसे बोलते थे असेंबली लाइन मेथड। ये मेथड धीरे धीरे करके अमेरिका के अंदर सब लोग अपना रहे थे। इस मेथड के अंदर क्या होता था, देखो इस मेथड के अंदर जैसे कि मान लो ये पेन है, पहले क्या होता था कि फैक्ट्री में एक ही जगह पर कार खड़ी रहती थी और फिर इस पेन के सारे पार्ट्स को एक एक करके उसी जगह पर लगाया जाता था और बनाया जाता था। लेकिन फोर्ड ने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि ये जो पेन है ये मूव करता रहेगा। एक पर्सन होगा जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ इस पेन के पीछे का ये वाला ढक्कन बनाने का, एक पर्सन का काम होगा सिर्फ इंक बनाने का, एक पर्सन का काम होगा कैप बनाने का। तो इस तरीके से असेंबली लाइन प्रोडक्शन वर्क करता था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका था और इससे काम भी जल्दी होता था। तो ये जो तरीका था, इसी तरीके को कॉपी करा फिर यूरोप ने भी 1920s में। जब मास प्रोडक्शन होने लगा चीज़ों का तो उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई। सोचो, जब 10 दिन में एक गाड़ी बन रही थी, अब वही एक गाड़ी रोज़ बन रही है। तो सोचो 10 डेज ले रहा था जर्मनी मान लो एक कार बनाने में, और यूएस एक दिन में एक कार बना रहा था। तो यहाँ पर जब बहुत सारी कार्स इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको बेचना भी पड़ेगा। तो बेचने के लिए क्या करो, प्राइस थोड़ा सस्ता कर दो। तो जब मास प्रोडक्शन हो रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जा रही थी, तो उनकी कॉस्ट कटिंग भी हो रही थी। अब ये कार की बात कर रहा हूँ मैं, और भी कोई सामान ले सकते हो, जैसे पेन ले लो, चिप्स ले लो, बुक ले लो, कोई भी कोट ले लो, कैप ले लो, शूज़ ले लो, कुछ भी ले लो। उनके साथ यही हो रहा था। तो यहाँ पर एक हाउसिंग और कंज्यूमर बूम होता है 1920s में। बहुत सारे लोगों को घर की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जो कंपनीज थी वो चीज़ें बनाई जा रही थी। लेकिन देखते ही देखते कुछ कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि पैसे की वजह से, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, मार्केट क्रैश हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं बचा, कंपनियां तबाह हो गई एक तरीके से, और धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। जब ये सारी चीज़ें बढ़ती गई तो जो बैंक्स थे वो भी फेल हो गए। बैंक कैसे फेल हो गए, लोग बैंक से पैसे उधार लेकर चीज़ें बना रहे थे, लेकिन अब लोगों के पास पैसा ही नहीं था, कोई उनका सामान खरीद ही नहीं रहा था। तो लोग क्या कर रहे थे कि बैंक को भी पैसे जो उधार लिए थे वो नहीं दे पा रहे थे, तो बैंक भी बेचारे फेल हो जा रहे थे। इस क्राइसिस की वजह से जो और भी कंट्रीज थी वो भी इफेक्ट हुई। तो ये क्राइसिस ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूएस के अंदर ही आ रहा था या इंग्लैंड के अंदर ही आ रहा था, ये पूरी कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा था। 1933 तक ये देखा गया कि लगभग 4000 बैंक क्लोज हो चुके थे, और बिटवीन 1929 टू 1932 लगभग 1,10,000 कंपनीज बंद हो चुकी थी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई थी अचानक से। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं यूएस के, गाड़ियाँ बनाया जा रहा है, सामान बनाया जा रहा है, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, लेकिन फिर अचानक से एकदम से बुरे दिन से लग जाते हैं। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था ग्रेट डिप्रेशन से। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे और इम्पोर्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे, और चीज़ों का दाम भी बहुत सस्ता हो गया था। बंगाल का जो जूट ग्रोअर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा मुश्किल फेस करी इस ग्रेट डिप्रेशन के समय। लार्ज स्केल माइग्रेशन होने लगा, मतलब कि लोग गांव से शहर के अंदर आने लगे कि शायद हमें शहर के अंदर काम मिल जाए। अगर हम क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेंगे तो उनको ग्रो करके बेचने में तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा। तो लोग टाउन्स और सिटीज़ के अंदर आ रहे थे काम के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 4, रिबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वॉर इरा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी उतनी ही तबाही होती है जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है।
चारों तरफ भुखमरी मच जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, बैंक्स क्लोज होने लगते हैं। तो अब फाइनली जो यूएसए था और जो यूएसएसआर था वो निकलते हैं एज अ सुपर पावर, मतलब कि बहुत बड़े पावरफुल नेशंस बन गए थे। ये जो यूएसएसआर है ये रशिया है, पहले ज़माने में से हम लोग यूएसएसआर बोला करते थे, ठीक है। किस रीज़न से बोलते थे ये आपको ज्योग्राफी की क्लास में बताएंगे, लेकिन यूएसएसआर बोलते थे पहले रशिया को। पोस्ट वॉर सेटलमेंट होता है। अब पोस्ट वॉर सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सारी कंट्रीज़ को एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि लड़ाई के बाद सबको नुकसान होता है। जितनी भी कंपनीज हैं वो बंद होने लगती हैं, जितने भी बैंक हैं वो सारे बंद होने लगते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म करा जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि इस चीज़ को होने ही ना दे, या फिर एक ऐसा सिस्टम हो जो इस चीज़ का ध्यान रखे कि आपने देखा था ये जो ग्रेट डिप्रेशन वाली सिचुएशन है ये कभी दोबारा ना आए, दुनिया के अंदर पैसे की कभी इतनी बुरी हालत ना हो, कमी ना हो। तो इस चीज़ के लिए एक स्टेबल इकोनॉमी का फ्रेमवर्क हो, इस चीज़ के लिए जो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस है वो की जाती है एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हेमिस्फेयर यूएसए। तो ये इस जगह पर होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है एक तरीके की, जिसके अंदर स्टैब्लिश करा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को। अब देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब क्या है, देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डील करता है एक्सटर्नल सरप्लसेस, और अगर कोई कंट्री डेफिसिट में है तो उसकी हेल्प करने में। इसका आसान भाषा में मतलब क्या है, आईएमएफ का, मान लो कोई एक ऐसी कंट्री है जिसके पास पैसा नहीं है तो, और वो किसका मेंबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबर है। अब उस कंट्री को क्या करेगा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसे देकर हेल्प कर देगा बस। फिर इंटरनेशनल बैंक का भी सेटअप हुआ था, एक तरीके से वर्ल्ड बैंक का भी सेटअप हुआ था। अब ये जो इंटरनेशनल बैंक थे इनका काम क्या था कि जैसे जंग हुई, लड़ाई हुई, अब लड़ाई होने के बाद चारों तरफ तबाही तबाही है, सारी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, तो उन सारी बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट करना, तो ये सारा काम करना किसका काम था, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का काम क्या था, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या था, एक्सटर्नल सरप्लस और डेफिसिट्स को देखना, किसी कंट्री के पास पैसे की कमी है उसे देखना। और इंटरनेशनल बैंक का रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम था। जो आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक था इनकी शुरुआत होती है और ये लोग अपने ऑपरेशंस बिगिन करते हैं बाय 1947। जो ब्रेटन वुड्स था यहाँ पर ये सिस्टम जो था, यहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बनाया जाता है। अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या था, देखो नेशनल करेंसीज जो थी उनको यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक करा गया था। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कहीं बार सुना होगा कि इंडिया का जो 78 रुपीज़ हैं वो अमेरिका के $1 के बराबर हैं। तो यही सिस्टम यहाँ पर क्रिएट करा गया था। तो अमेरिका अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में समझ लीजिए, या एक तरीके से अपने डॉलर को एज अ फिक्स रेट कंसीडर करने के लिए उसने ये सारा सिस्टम करा था। तो मतलब कि कोई भी कंट्री होगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर पैसे चलते होंगे तो वो कंपेयर करे जाएंगे, अच्छा इतने पाकिस्तान के रुपए अमेरिका के $1 के बराबर हैं, या फिर एक ये कंट्री है, इस कंट्री के इतने यूरोज अमेरिका के $1 के बराबर हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को अमेरिका के डॉलर की फॉर्म में काउंट करा जाता था बाय दीज टू, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई होप अभी आपको क्लियर होगा। लेकिन इसके अंदर देखो प्रॉब्लम क्या थी, काम तो इनके सारे अच्छे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनको कंट्रोल कर रहा था हमारा अमेरिका, यूएस। डिसीजन मेकिंग का सारा काम जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर थी लार्जली बाय यूएस कंट्रोल करा जाता था। मतलब किसको पैसा देना है आपको क्लियर, पैसा नहीं देना। मान लो अमेरिका की लड़ाई हो रखी है इंडिया से, तो अमेरिका मना कर देगा कि भाई देखो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है ये इंडिया की हेल्प नहीं करे। इंडिया की लड़ाई होगी पाकिस्तान से, मना कर देगा, ये अमेरिका मना कर देगा। अमेरिका की अगर लड़ाई है पाकिस्तान से तो मना कर देगा कि देखो
अमेरिका को पसंद नहीं है पाकिस्तान, इस वजह से अमेरिका बोल देगा कि भाई देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाले अगर पाकिस्तान पैसे उधार मांगे तो उसे पैसे मत देना, या वर्ल्ड बैंक से अगर कोई रिक्वेस्ट करे पाकिस्तान तो उसकी भी हेल्प मत करना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा रही थी बाय अमेरिका। अब यहीं से शुरुआत होती है एक नए सिस्टम की। अब क्या हो गया था, जो कॉलोनाइजेशन था वो ख़त्म हो गया था, डी कॉलोनाइजेशन हो गया था और सारी कंट्रियाँ इंडिपेंडेंट हो गई थी एक तरीके से। मतलब कि जैसे कि आपने देखा था कि कैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज करा था, ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग लोगों ने राज करा था। देखो जैसे ग्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रेंच वाले लोगों ने राज करा था। साथ में आप देख सकते हो कि ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर जो आपको पिंक कलर दिख रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, इन सब जगहों पर राज करा था। जो डच है वो देखिए यहाँ पर ऑरेंज वाली जगहों पर डच लोगों ने राज करा था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी अब लगभग, और जितनी भी कंट्रीज़ थी एशिया और अफ्रीका के अंदर वो लगभग इंडिपेंडेंट नेशन बन गई थी, जिनको यूएनओ और एनएएम सपोर्ट कर रहा था। अब इन सारी कंट्रीज़ ने क्या करा, इन सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि देखो यार यहाँ पर तो जो अमेरिका है वो अपनी चला रहा है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। अगर अमेरिका से आपने सारी अमेरिका की बात मान रहे हो, उससे दोस्ती आपकी, तो आपका आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आपको पैसा देगा, हेल्प करेगा, वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करेगा। अमेरिका से अगर झगड़ा हो गया तो ये दोनों पैसा देना बंद कर देते हैं। तो क्यों ना हम सारी कंट्रीज़, जो और कंट्रीज़ हैं, हम लोग एक और ग्रुप बनाए जिस ग्रुप का नाम रखा G77। सारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने डिमांड करा एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, जिससे ये जो कंट्रीज़ हैं इनको भी कंट्रोल मिले और अपने नेशनल रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को ये मार्केट के अंदर ले जा पाएँ और अच्छे से अपना जो भी सामान है उसे सेल कर पाएँ, बना पाएँ या सामान खरीद पाएँ। तो इन कंट्रीज़ ने इस चीज़ की डिमांड करी। MNCs और मल्टीनेशनल कंपनीज भी बनना शुरू हुई। अब ये MNCs क्या होती हैं, जैसे देखो एप्पल आपने सुना होगा, एप्पल के हम लोग फ़ोन देखते हैं, हर जगह प्रेजेंट है। तो एप्पल इज़ अ MNC। MNC की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी। आप देखोगे तो अलग अलग देशों के अंदर आपको एप्पल देखने को मिल जाएगा, एप्पल्स के फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, एप्पल की कंपनी देखने को मिल जाएंगी। तो इनका सेटअप होने लगा अलग अलग देशों के अंदर, और देखते ही देखते 1950s से लेके 1960s के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ये MNCs ने ऑपरेट करना शुरू करा। अब जो हमारा चैप्टर की शुरुआत में क्वेश्चन था कि कैसे एक ग्लोबल वर्ल्ड बना, अब हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे करके हाँ अब एक ग्लोबल वर्ल्ड बनता जा रहा है। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए या फिर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे अभी हमने पढ़ाई करी है, काफ़ी शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो आपको सिंपली मेंबर बनना है। मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओ। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, और ये हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे सैम्पल पेपर के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन ये आपको मैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ फॉर एग्जाम। आपको इन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों ने इनका आंसर सही से दे दिया, उन्हें अच्छे से चैप्टर समझ में आया और उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन। मनु से ज्ञान लेते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। होमवर्क कंप्लीट ज़रूर करना।